पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गंवा देता है, वहीं पर कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से अमीर बन सकता है। इस सब को समझने के लिए हमें पैसों का मनोविज्ञान का समझना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। आज मैं आपको मॉर्गन हॉजल के द्वारा लिखी गई बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान के समरी को समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बुक के लेखक मॉर्गन हॉजल एक होटल में काम करते थे जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव बार बार आता जाता था। वह एक बहुत बड़ा जीनियस था जिसने यंग एज में ही बहुत सारी कंपनीज बनाई थी और उसे बेच भी दी थी। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ संबंध बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर के घूमता था, फिर बिना शराब पिए या शराब पी करके अपने अमीरी होने का दिखावा दिखाता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियां उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए दिया था। फिर वह अपना दोस्तों के साथ समंदर के पास गया और वहां एक गेम खेला जिसमें जो भी गोल्ड कॉइन को समुद्र में सबसे ज्यादा दूर फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार वो सिर्फ अपने मस्ती के लिए करता था। अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह व्यवहार कितने समय तक चला होगा। ऑफ कोर्स ज्यादा लंबा नहीं चल सकता ऐसा। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों के बाद पता चला कि वह कैसे दिवालिया हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करता था और वो एक सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल का उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसीलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपीज थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चे को और 43 करोड़ चैरिटी में दे दिया। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे आए कहां से? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी हुई थी। वह एक साधारण सा जीवन व्यतीत करता था। वो जितना पैसा बचाता था उसे ब्लू चिप कंपनी के शेयर में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद चक्रवृद्धि ब्याज के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया था। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी की तुलना करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाने वाला फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीख करके फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद दिवालिया हो गया। दूसरा एक सफाई कर्मचारी बिना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तब भी वो करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर आपको आपके अपने ही YouTube चैनल योर लर्निंग स्कूल फैमिली में स्वागत करता हूं। इस बुक में कुल 20 चैप्टर्स हैं जिसमें हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो भी संक्षिप्त में। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, कोई पागल नहीं। ऑथर मॉर्गन हॉजल उदाहरण देते हैं लॉटरी के टिकट का। अमेरिकन जनता अपने मैक्सिमम पैसे लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना ही अमीर, ना ही मिडिल क्लास, सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो वो 30-35 हज़ार रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते। फिर भी ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30-35 हज़ार रुपया लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। ऐसा क्या सेंस लॉटरी टिकट खरीदने का बनता है? वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे बिल्कुल नहीं, यह पागलपन है।
लेकिन जो आपको और हमको पागलपन लगता है वह गरीब आदमी के लिए तर्कसंगत और सही फैसला है। अब आप कहेंगे कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वह कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, सेविंग की तो कोई संभावना ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, व्यवसाय, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे कोसों दूर है। उतना ही नहीं, हम अपने बच्चे को बड़े कॉलेज में एडमिशन तक भी नहीं करवा सकते। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर लोग जी रहे होते हैं, ऐसे सपनों को साकार होने के चांस हमें सिर्फ लॉटरी के टिकट खरीदकर या लॉटरी लगने पर ही संभव दिखता है। लॉटरी टिकट खरीदते समय हमें लगता है कि हम अपने सपने को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वो बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से बहुत से लोग उसकी वैल्यू ही नहीं करते। इस कहानी को एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं, गरीब हो या मिडिल क्लास या अमीर, ज्यादातर धन संबंधी निर्णय एक्सेल की सीट पर नहीं, वर्किंग करके नहीं, इंसान अपने व्यक्तिगत परिस्थितियां और भावना से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वो आपको क्रेजी लग सकता है और जो आप डिसीजन लेंगे वो मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भावनाएं, परिस्थितियां और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ लोग पैसों के मामले में बहुत ही लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर हम बिल गेट्स के घर में पैदा होते तो हम अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपने 9 से 5 वाली जॉब्स में पिसते रहते हैं और उससे खुश रहते हैं। कुछ लोग अपना बिजनेस करके खुद ही बॉस बन जाते हैं, लेकिन सभी बिजनेस सक्सेस नहीं होती। बहुत सी बिजनेस डूब जाती है। इसीलिए जिसमें ज़्यादा रिस्क हो वो रिस्क ना लें, बल्कि सोच विचार कर, प्लानिंग करके कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं। यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर देता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी पर्याप्त नहीं लगता है। महंगी गाड़ियां और बंगले आदि होने के बाद वो चाहते हैं कि उनका खुद का आइलैंड हो। अपने लालच में वो ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का एग्जाम्पल तो आप सबने देखा है। इसीलिए आदमी का एक गोल बनाना चाहिए, मैं जिंदगी में इतना पैसा कमाऊंगा, नैतिक सिद्धांत के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज के विपरीत। वॉरेन बफेट ने इतना ज्यादा प्रॉपर्टी कैसे बनाया? उनके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी है। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे थे जब वो 11 साल के थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज उनकी नेटवर्थ 102.1 बिलियन डॉलर की है, जो कि उन्होंने लगातार 75 साल की इन्वेस्टमेंट से हासिल की है। सबको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से ही इतने अमीर बने थे। वे उसे बार बार इन्वेस्ट करते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हो। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेज स्टेइंग वेल्दी, अमीर बनना वर्सेज अमीर बने रहना। इस बुक के ऑथर मॉर्गन हॉजेल कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन उसके बाद भी अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही बंद हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसके उदाहरण हैं, जो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस प्राप्त करने के बाद भी बर्बाद हो गए हैं। बिजनेस, कैरियर और इन्वेस्टिंग, इन सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लंबे समय तक सरवाइव करना। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है।
वॉरेन बुफे के साथ साथ उनके जैसे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट की होगी उस समय, फिर भी वॉरेन बुफे जैसे नेटवर्क और किसी की क्यों नहीं हुई? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सरवाइव किया, अपने धन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया, इसे कम होने नहीं दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 बार मंदी रिसेशन देखे, लेकिन वह पैनिक नहीं हुए, घबराए नहीं, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्होंने कितना ही लाभदायक सौदा को उनको छोड़ना पड़ा। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन कभी दांव पर नहीं लगाई। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस रणनीति रही है वह उनका अपना और अपने वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला। उसी समय ने उनको जादू दिखाया और फिर कंपाउंडिंग नामक फार्मूला से उनकी नेटवर्थ इतनी जबरदस्त हुई। चैप्टर 6 टेल्स यू विन, जीत आपकी। अगर हम सिक्का उछालते हैं तो जरूरी नहीं कि एक बार में ही हम जीत जाएंगे, लेकिन अगर उसी सिक्के को हम बार बार उछालेंगे तो संभव है कि हम सफल हो जाएंगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहें। आपको पता होना चाहिए कि हर किसी को पहली बार में सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई करें और तब तक ट्राई करते रहे जब तक कि सफल ना हो जाए। फिर चाहे 1 साल लग जाए या 5 साल या 2 साल या 10 साल, लगे रहें। चैप्टर 7 फ्रीडम, आज़ादी। असली पैसा वो होता है जो समय के साथ आपको आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर मेहनत करते रहते हैं, उनके पैसे से वो इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। फिर ऐसा पैसा किस काम का? अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से काम को आउटसोर्स भी कर सकते हैं समय बचाने के लिए। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स, कार विरोधाभास में आदमी। यह एक अजीब बात है। जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह कितनी अच्छी गाड़ी है। हम कभी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और यह नहीं कहते कि वाह कितना अच्छा आदमी है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो सिर्फ गाड़ी की तारीफ ही करेंगे, हमारी नहीं। हमसे केवल वो ईर्ष्या करेंगे। इसीलिए भौतिकवादी चीज़ों को पीछे इतना ना भागें। अगर ज़्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी की मदद करें, कहीं घूमने जाएं इत्यादि, जिनसे आपकी ज़िंदगी भर के लिए अच्छी यादें बनी रहेगी और यह असली खुशी है। चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, दौलत वो है जो आप नहीं देखते। अमीरी वो नहीं है जो नज़र आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगला, महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े इत्यादि। लेकिन धन वो है जो नज़र नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस इत्यादि। अगर आपके दोस्त जिसकी इनकम आपके जितनी ही है और उसने 10 लाख की गाड़ी खरीदी है तो यह देखने से वह अमीर लगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके पास आपकी तुलना में अब 10 लाख रुपए कम होंगे। इसीलिए अमीर बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने का नहीं। चैप्टर 10 सेव मनी, पैसे बचाएं। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला, वो जो सोचते हैं कि वो बचत करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, वो जो सोचते हैं कि हम बचत कर ही नहीं सकते। और तीसरा, वो जो बचत करते रहते हैं। वक्त के साथ तीसरे आदमी बहुत अमीर बन जाते हैं, उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी के 2 उम्र और तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए आज से ही अपना बचत करना सीखें और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करें। चैप्टर 11 रीजनेबल और रैशनल, उचित या तर्कसंगत। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे तर्कसंगत होने के चक्कर में हर चीज़ में परफेक्शन लाने की सोचते रहते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने के बजाय आप यह देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वालों के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हजारों कमाने वालों के बारे में सोचें। एक बार अपना पहला काम शुरू कर लें, उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरा काम भी आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव होते रहते हैं।
लेकिन लंबे समय तक स्टॉक में बने रहने से आपको प्रॉफिट हो सकती है। चैप्टर 12 सरप्राइज, आश्चर्य। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसों को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। बहुत से लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ वो अपना सारा पैसा निकालना शुरू कर लिए, लेकिन बाद में फिर से शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया। इसके बावजूद जो भी मार्केट में उस समय तक बना रहा उसको बाद में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक इसके विपरीत अगर किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं अभी, हो सकता है कि उसमें कोई बड़ा घोटाला हो और वो कंपनी डूब जाए और उसके कारण आपका पैसा भी डूब सकता है। इसीलिए हमेशा चौकन्ने भी रहें। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर, गलती के लिए जगह। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से गलती हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम ही इन्वेस्ट ना कर दें। वॉरेन बुफे ने कहा है, कैश इज द किंग, कैश ही राजा है। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर फिर से और शेयर्स खरीद लिए और अपना शेयर को एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसीलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रिजर्व रखें। चैप्टर 14 यू विल चेंज, आप बदलेंगे। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान बन जाता है और शरीफ बच्चा आगे चलकर बदमाश। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हम अभी बनाते हैं या अभी देखते हैं, हो सकता है कि आगे चलकर वो पूरा ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में मत जिएं। यह ना सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स कम आए थे, आपके मार्क्स बहुत कम थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जरूर ध्यान रखें कि आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं करता है। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगा करके आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। इसीलिए हमेशा सही किताबें पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। चैप्टर 15 नथिंग इज फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं है। पैसे ही पैसा बनाता है, फ्री में कुछ नहीं आता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो पहले कुछ साल आप जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार शुरुआत में छोटी मोटी जॉब करते थे। उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनवाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पहले पैसा चाहिए होता है। शुरू में बिजनेस ऐसा शुरू कर सकते हैं जो 1-2 हज़ार से शुरू हो सकें, बाद में उसे आप बड़ा कर सकते हैं। चैप्टर 16 यू एंड मी, आप और हम। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता। आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप बहुत कम बोलने वाले हैं तो भी आपको दूसरे से डील करना सीखना होगा। दूसरों की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपना ईगो ना दिखाएं, तभी तो वो आपको दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का प्रलोभन। आशावादी होना अच्छा है। हर कोई आशावादी बनने के लिए कहता है, लेकिन अंधा आशावाद किसी काम का नहीं होता है। यह हमें ले डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन आशा रखें कि वो पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। अगर किसी में टैलेंट ना हो और बॉलीवुड चला जाए तो सिर्फ होप के भरोसे क्या वो सफल हो पाएगा? अगर होगा भी तो कुछ समय के लिए। इसीलिए निराशावाद भी जरूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपना स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसीलिए आशावाद और निराशावाद में बैलेंस बनाकर चलें, तभी आप सफल होंगे। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, जब आप कुछ भी विश्वास करेंगे।
हमारी समझने की शक्ति में हमेशा गलती होती है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज में सुनते हैं वो उसे सच मान लेते हैं, जबकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें तोड़ मरोड़ कर बनाई गई होती है। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनी गलत लेख पब्लिश करवा देती है ताकि लोग उनके शेयर को और ज़्यादा खरीद सके। बाद में वो डूब जाते हैं। इसीलिए हर चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। आप खुद अपने कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट छानबीन करते रहें हमेशा। चैप्टर 90 ऑल टुगेदर नाउ, अब सब एक साथ हैं। इस चैप्टर में पहले बताए गए चैप्टर्स को समराइज करके बताया गया है और कुछ नए टिप्स दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, हमेशा हम्बल रहें, ईगो ना पालें, ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लें जिनसे आपको मानसिक शांति मिले, समय की पावर को समझें, एकदम से कोई अमीर नहीं बनता, फेल्योर को स्वीकार करना सीखें, कभी हिम्मत ना हारें, इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, अमीर होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर 20 कन्फेशंस, बयान। इस चैप्टर में ऑथर मॉर्गन हजल ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिया है। पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ा दें, हमेशा अपना खर्च कम रखें, लो कॉस्ट चीज़ों में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज इत्यादि। कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदें, पहले उससे एफडी करके कुछ सालों बढ़ने दें और फिर इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। मॉर्गन हॉजल ने इस बुक के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि हमें पैसों के साथ कैसे बेहतर संबंध बनाए रखना चाहिए और बेहतर वित्तीय निर्णय हम कैसे लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको पहले मिले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके।